चलिए अब हम मॉडर्न हिस्ट्री में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल में आपको पॉपुलर रिवॉल्ट के 2 पार्ट पढ़ा दिए, ट्राइबल रिवॉल्ट के 2 पार्ट पढ़ा दिया, और तीसरा क्लोजिंग पार्ट है। हमने आज नॉर्थ ईस्ट के रिवॉल्ट स्टडी करने हैं, और जब हम नॉर्थ ईस्ट के रिवॉल्ट स्टडी करेंगे तो कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। सबसे पहला हमारा जो रिवॉल्ट है यह है खासी अपराइजिंग। खासी अपराइजिंग ऐसे भी लिखा जाता है। जब हम खासी अपराइजिंग की बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये पर्टिकुलर स्टेट्स आप जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश कैपिटल ईटानगर, आसाम कैपिटल दिसपुर, नागालैंड कैपिटल कोहिमा, मणिपुर कैपिटल इम्फाल, मिजोरम कैपिटल आइजवाल, पता नहीं कैसे कैसे बोलते हैं, आइजवाल बोलता हूँ मैं, आइजवाल, त्रिपुरा कैपिटल अगरतला, मेघालय कैपिटल शिलोंग, ओके, सिक्किम कैपिटल गंगटोक, ओके। इस तरह से ये 7 सिस्टर और ये 8वां ब्रदर, इस तरह सिस्टम इनका चल रहा है। ये इम्पोर्टेंट है ट्राइबल एरियाज़ के तौर पर। इसके अलावा आपने अब तक जो लेक्चर पढ़े हैं ट्राइबल रिवॉल्ट में, उनमें ये रीजन आपने झारखंड का देखा होगा, द छोटा नागपुर एरिया, द वेरी फेमस एरिया, द ट्राइबल रिवॉल्ट हॉटस्पॉट एरिया। यहाँ पे हमने कई तरह के रिवॉल्ट पढ़े। चलिए खासी अपराइजिंग पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कॉजेज रहे होंगे। ये है कंट्री म्यांमार, जिसे तब हम कहते थे बर्मा। हुआ क्या, आप सभी जानते हैं कि एंग्लो बर्मा वॉर 1824 से 1826 के बीच में हुई, और 1826 में जब ये ख़त्म हुई तो ट्रीटी ऑफ यंदाबू के थ्रू ये एंड हुई। लेकिन कंसेप्ट ये है कि ये जो वॉर चली, इस वॉर को कवर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने सी रूट भी फॉलो किया, और ब्रिटिशर्स स्ट्रेटेजिकली लैंड रूट से भी नॉर्दर्न साइड से प्रेशर माउंट करना चाहते थे। दोनों तरफ से वो बर्मीज़ लोगों को ट्रैप करना चाहते थे, बर्मीज़ आर्मी को। ऐसे में ब्रिटिशर्स का आसाम के वैली एरियाज़ में, प्लेन एरियाज़ में वेंचर हुआ, और उस समय में आसाम हिली एरियाज़, आसाम का 4 हिल एरियाज़ और आसाम वैली रीजन्स में किंगडम्स, और माउंटेन और हिली एरियाज़ की अगर हम बात करें तो ट्राइबल सोसाइटीज़ रहती थी। ब्रिटिशर्स ने इनको परसुएड किया और एंगेजमेंट्स की, यानी कि अग्रीमेंट्स किए। उन्हें ये अश्योर किया गया असमीज़ लोगों को कि आपके लैंड आपको वापस मिलेंगे, कोई इशू नहीं। तो इसके थ्रू एंग्लो बर्मा वॉर के दौरान असम में अल्टीमेट पेनिट्रेशन हो गया ब्रिटिशर्स का। लेकिन एंग्लो बर्मा वॉर कंक्लूड होने के बाद भी, एंग्लो बर्मा वॉर 1, बैटल 1, सॉरी वॉर तो वही है, बैटल 1, वॉर तो लंबी चलेगी ना। कंक्लूड होने के बाद भी आसाम से रिट्रीट नहीं किया ब्रिटिशर्स ने, आसाम में ही होल्ड कर लिया। आसाम से ऑपोजिशंस आनी शुरू हुई, तो फिर ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि लॉन्ग टर्म में इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ वेरी रिमोट एरिया एज़ कम्पेयर टू द मेन लैंड टेरिटरी। तो ऐसे में इनके साथ अग्रीमेंट करके ही छोड़ देना बेटर है। तो जो जितना भी अपर आसाम वैली रीजन है वो रूलर को दे दिया लोकल, और लोअर आसाम वैली रीजन खुद ऑक्यूपाई कर लिया ब्रिटिशर्स ने। अब ध्यान से देखिए, बंगाल जिसके अंदर उस समय बांग्लादेश भी आता था, बंगाल तो अपना ही है शुरू से ही, 1765 के इलाहाबाद के ट्रीटी के बाद से ही, और अब आसाम का लोअर वैली भी अपनी हो गई। ऐसे में अब क्या होना चाहिए कि आसाम के गुवाहाटी से बांग्लादेश के सिलहेट तक, आफ्टरनून में एक बच्ची कह रही थी स्पेलिंग बता दो सिलेट का, मैंने लिखा भी था, गुवाहाटी, ओके, ऐसी सड़क बनानी थी सीधी सीधी, गुवाहाटी से सिलहेट तक सड़क बनानी थी। कारण लुक एट द स्ट्रेट रोड। ब्रिटिशर्स को फॉरेस्ट प्रोड्यूस चाहिए होते थे इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पर, ये रीजन इज प्रिडोमिनेंटली फॉरेस्ट एरिया। और सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आसाम वैली वॉज वेरी रिच फॉर द पैडी कल्टिवेशन, राइस कल्टिवेशन। अगर बात करते हैं रंगून एरिया की, बर्मा की,
It's ultimately paddy cultivated area. Likewise, Assam was very famous. And the most important aspect on the mountain slopes of the Assam, ultimate tea cultivation. And tea cultivation was the ultimate product during that period. It was the backbone of the cash crop revolution. Okay, so Britishers strongly needed that crop and needed that agriculture. So the first aspect is the economic aspect. इकोनॉमिकली अगर उन्हें एक शॉर्टेस्ट रूट मिल जाए पोर्ट एरिया से जोड़ने के लिए तो क्या बात बन जाए. जितना भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट मोबिलाइज होके सीधा गुवाहाटी से सिलेट और आगे पोर्ट्स के थ्रू सीधा एक्सपोर्ट. और दूसरा इंटरनेशनली जो भी आ रहा है आर्मी वर्कर लेबरर पोर्ट में आए, पोर्ट के थ्रू सीधा वाया रोड सीधा फार्म एरियाज़ में प्लांटेशन एरियाज़ में हर जगह पे. तो ये जो अब तक का पूरा इतना लंबा सारा ट्रांसपोर्टेशन रूट फॉलो करना पड़ता था और ये तो बहुत ही डिवास्टेटिंग एरिया जैसे ट्राइबल एरियाज नॉट पॉसिबल यहाँ से जाना. एंड अल्टीमेट स्ट्रॉन्ग स्मॉल स्ट्रीम्स डेंस फॉरेस्ट एरिया हिली रेंजेस ऑफ द माउंटेन हिमालयन माउंटेन्स. तो यहाँ तो बनाना ही सड़क पॉसिबल नहीं ना. दिस इज़ वेरी गुड. आसाम वैली द प्लेन एरिया, बांग्लादेश द प्लेन एरिया और बीच में मेघालय आ रहा है तो वहाँ से पासेस में से आप रोड बना लोगे. तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट. यू कैन कंट्रोल ऑल द ट्राइबल एरियाज बिकॉज ट्राइबल एरियाज आपसे कटे हुए थे अब तक. इसकी वजह से बर्मा उन ट्राइबल एरियाज़ को मोबिलाइज करता था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. और बर्मा अगर ये कर पाता है वर्मा नहीं है ये बर्मा, तो बर्मा को सपोर्ट करेगा जर्मनी, बर्मा को सपोर्ट करेगा जापान. और जापान जर्मनी ओपोनेंट हैं शुरू से ही ब्रिटिशर्स के. तो ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल इंटरेस्ट को थ्रेट है. ये थ्रेट दूर करना कैसे कि बर्मा सपोर्ट ना कर जाए इन स्टेट्स को जो कि किन से डोमिनेटेड है, हिली ट्राइबल पीपल. इसके लिए स्ट्रेटेजिकली आर्मी मूव करने के लिए, इक्विपमेंट्स मूव करने के लिए, आर्मामेंट्स मूव करने के लिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट चाहिए. सो टू कंट्रोल द रीजन in an organized manner, to move the army police in a swift manner and to control the suspicious activity of the tribal hilly area people or to control or to contain the Burma, Japan, Germany, this route is required. अब ऐसे में मिस्टर स्कॉट आसाम घूम रहे हैं और घूमते घूमते मेघालय पहुंच गए. मेघालय में क्या इंपॉर्टेंट है, 3 पहाड़ गैरो खासी जैंतिया. गैरो लिख देते हैं, गैरो खासी जैंतिया. तो आप ध्यान से कंसेप्ट समझिए. देखिए जब हम ये गैरो खासी जैंतिया पहाड़ों की बात कर रहे हैं, एक प्रोविंस होती है, प्रोविंस का एक किंग होता है. किंग मेनली जो होल्ड रखता है वो लो लैंड एरिया पे, प्लेन एरिया के लोगों पे रखता है. लेकिन उसी प्रोविंस के पेरिफेरी के अंदर ही हिली रीजन्स और माउंटेन रीजन भी आते हैं. उन पे रहती हैं जोग्राफिकली आइसोलेटेड या डाइसेक्टेड ट्राइबल कम्युनिटीज़. और हर ट्राइबल कम्युनिटी कई क्लैंस में डिवाइडेड होती है और हर क्लैन को लीड करता है उसका एक चीफ, उसका एक सरदार, उसका लीडर. तो पूरी ट्राइबल कम्युनिटी विद डिफरेंट क्लैंस इंक्लूडिंग द लीडर्स, दे आर पेइंग होमेज, दे ऑब्लाइज्ड किसको, प्रोविंस के रूलर को. तो ध्यान से देखो, एक रूलर है वो प्रोविंस का है ऑल इन ऑल. उसमें लो लैंड प्लेन एरियाज़ और हाई लैंड माउंटेन हिली एरियाज़ भी आ रहे हैं. हाईलैंड माउंटेन एरियाज़ में फॉरेस्ट पॉकेट्स में ट्राइबल्स रहते हैं, उनका अपना कस्टम कल्चर मैनर है और उनके अपने ट्राइबल लीडर्स हैं. अब ऐसे में ये हुआ करता था कि ये जो ट्राइबल लीडर्स हैं, ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, अपने रूलर को एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, एज अ टोकन ऑफ लॉयल्टी ट्रिब्यूट गिफ्ट करते रहते थे, ट्रिब्यूट्स देते रहते थे. लेकिन रूलर इनके डिस्टिंक्ट कल्चर कस्टम मैनर को जानता था, तो वो इनके ऊपर कभी भी फिक्स टैक्स नहीं लगाता था. इन्हें कभी भी लो लैंड एरिया या प्लेन एरियाज़ के लॉ एंड ऑर्डर के एम्बिट में लेके नहीं आता था. वो जानता था कि इनका कल्चर बिगड़ गया, अगर बवाल हो गया, निशाना बांध के पहाड़ी से आंख में तीर मार देंगे.
और आँख में तीर अगर चला गया आदिवासी का, नाक से लहू चल चला के सीने से दिल बाहर। इस बात से हर आदिवासी, इस बात से हर राजा घबराता था, सम्मान करता था इनका। इस तरह से सिस्टम चलता रहा। अब एक पर्सन का नाम मैं लूँगा खासी अपराइजिंग में, इनका नाम है तिरहुत सिंह। तिरहुत सिंह, अंग्रेज कहते थे यू तिरहुत सिंह, यू तिरहुत सिंह, तो नाम ही पड़ गया। लेकिन दिस पर्सन इज इंपॉर्टेंट। यू तिरहुत सिंह कौन है? जैसे आज की डेट में आपकी सिटी में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या काउंसिल है, उसमें बैठने के लिए अलग अलग काउंसिलर आते हैं ना, हम उन्हें कहते हैं ना एमएलसी हैं। हमारे चाचा मम्मा फूफी एमएलसी लगी हुई है। काउंसलर अमूमन घरों से निकल ही आते हैं, चाचा मामा कोई ना कोई बना ही होता है। आएगा समझ में? तो इसी तरह से ये जो पर्टिकुलर ट्राइबल एरियाज थे उनमें रूलर एक है, प्रोविंशियल रूलर एक है, लेकिन ट्राइबल सरदार्स भी तो थे। तो इन एरियाज में एक बहुत ही यूनिक सिस्टम था। तिरहुत सिंह एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल लीडर था। कॉन्स्टिट्यूशनल लीडर का यहाँ पे मतलब ये आ जाता है कि इनकी अपनी एक पूरी की पूरी काउंसिल बनी थी, और उस काउंसिल में जैसे मुंबई में काउंसिल में कॉरपोरेटर होते हैं ना, कॉरपोरेटर जैसे हमारे काउंसलर होते हैं, मुंबई के कॉरपोरेटर होते हैं, वैसे ही इसमें आकर के हर क्लैन का जो ट्राइबल लीडर है वो आके उस काउंसिल में, उस दरबार में शिरकत करेगा, वो प्रेजेंट रहेगा उसमें, और उन सभी लीडर्स का ओवरऑल मेयर या हेड, कॉरपोरेट हेड कौन है? तिरहुत सिंह। तो वर्क होता है काउंसिल के थ्रू। काउंसिल में एक तिरहुत सिंह है जो लीडर ऑफ द प्रोविंस है, और उसी काउंसिल में मेंबर आ रहे हैं, वो दरबार है एक पूरा, उसमें मेंबर आ रहे हैं ट्राइबल लीडर्स। तो एक तरह से वो सारे कॉरपोरेटर ही हो गए, काउंसिल के मेंबर हो गए। तो कॉरपोरेट लीडर के तौर पर जाना जाता है तिरहुत सिंह। तो सहमति से ही फैसला लेना होगा ना आदिवासियों के बीच। अब हुआ क्या, स्कॉट आया तिरहुत सिंह के पास, कहते हे तिरहुत, यस इतना हमको यहाँ से सड़क निकालना है। ऐसे तो नहीं बोलता हो, तो बिहारी टोन है। दिस इज बिहारी टोन यार। अरे सीख क्या होगा बिहार से होते होते, अच्छा आते आते सीख जाओ बेटा। हम लोग का क्या चक्कर चल रहा है, वही सीख गया। कहता हम लोग के तुम्हारे यहाँ से सड़क निकालना है। कहता ओके आओ, कैसे मतलब? कहता तुम्हारा किंगडम का नाम है नौखला, और कहते नो नो यू आर प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। कहता ओके देन करेक्ट मी, इट्स नंगला। नंगला और नंगला दोनों ही नाम वैलिड है, जैसे मर्जी लिख लेना है। तिरहुत सिंह लड़ेंगे नहीं आपसे। स्कॉट ने बोला कि तुम्हारी इस किंगडम से हो करके मेरा सड़क जाता है सीधा गुवाहाटी से सिलहेट, तुमको मेरे को सड़क देना मानता, बदले में मेरे को क्या दोगे? तो तिरहुत सिंह ने बोला कि बदले में आप मेरे को दुआर एरियाज लेके देंगे। बोले भाई दुआर एरियाज? कहता सर आपको हिमालय माउंटेन का नॉलेज नहीं है क्या? कहता क्या? कहता जितने भी माउंटेन में एक्सेस करने के लिए जो इनलेट पॉइंट्स हैं वो दुआर और दून ही होता है। माउंटेन्स में जाना है तो दून देहरादून, माउंटेन्स में जाना तो दुआर हरिद्वार। इसी तरह से जो भी आसाम में एंट्री अगर मेरे को लेना है मेघालय की पहाड़ियों से उतर के, तो आई नीड द एक्सेस ऑफ द दुआर एरियाज, और वहाँ पे दूसरे रूलर का कंट्रोल है। दुआर एरिया पे एक बार एक्सेस मिल जाएगा तो फिर हम ईज़िली आसाम की वैली रीजन के लोगों से क्रॉप्स और बाकी चीज़ें ले लेंगे जो माउंटेन रीजन में हमारे पास नहीं होता। दुआर एरिया के ट्रेडिंग पासेस को कंट्रोल करके टोल लेंगे, टैक्स लेंगे, कस्टम लेंगे, जिससे हमारी इनकम एनरिच हो जाएगी। आपने काउंसिल में मीटिंग की, आदिवासी नेताओं को बताया, लीडर्स को, कहते दुआर मिल जाएगा, थोड़े दिन के लिए अंग्रेज़ों को सड़क बनाने दो, सड़क निकालने दो। कहते ओके। तो दूसरी शर्त मान ली तिरहुत सिंह ने कि लेबर भी दे देंगे, पहली सड़क की ज़मीन दे देंगे, दूसरी सड़क बनाने की परमिशन दे देंगे,
और तीसरी तीसरी शर्त लेबर भी दे देंगे। किसी को पता नहीं था उस टाइम पे कि ये होगा। कहते ठीक। अब इन सारे काम को करने के लिए अंग्रेज़ों ने बंगाल से बंगाली लेबर वहाँ पे काम करेगी तो सेना तो आएगी, तो इंडियन सिपाही वहाँ टेक्नीशियन, इंजीनियर, वर्कर सारे प्लेन एरिया से, लो लैंड से भर ट्रक लोग ला के खड़े कर दिए। आदिवासी घबरा के कहते कौन है भाई लोग? कहते एग्रीमेंट हुआ था ना, वही है, लेबर है, वर्कर है, इंजीनियर है, आर्मी पर्सोनल है। कहते कहाँ से लाए? कहते सब मैदानों से आए। टेंशन हो गई अब इनको। आदिवासी आपस में कहने लगे गलती हो गई बेटा, काम तमाम है अपना। ऊपर से जब सड़क बनाई, सड़क से सेना गुजर रही है, फ्लैग मार्च, एक से एक सेना के जत्थे, आदिवासी दिल धड़क रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि ये जो सेना है, दिस लुक एट द आर्मी, अगर अभी इनको 2 मिनट के लिए थोड़ा कुछ हो जाए कि ये लोग हम पे कंट्रोल करना चाहें, हम क्या करेंगे? लुक एट द साइज ऑफ द आर्मी, लुक एट द वेपन्स, लुक एट द आर्टिलरीज, लुक एट द ऑर्डिनेंस, आर्मामेंट्स। कहते भूल जा, भूल गए, छोड़ो, कुछ नहीं करेंगे। ऐसे में अफवाह फैलने लगी कि जो प्लेन एरिया में टैक्सेस लगाते हैं ब्रिटिशर्स, अब वही टैक्सेस हिली एरिया में भी लगेंगे। आप लोगों को भी ऑर्गेनाइज बनाना है, आप लोगों को भी लॉ एंड ऑर्डर मनवाना है, रेगुलेट करना है। तो मतलब हाउस टैक्स लगेगा, ऐसी अफवाह फैला दी गई। कई जगह पे ये रियलिटी में हुआ भी। अब आदिवासी डर गए। उनका मानना ये था कि हाउस टैक्स कोई अमाउंट थी ही नहीं। डाटा आया, सर्च किया गया, रिसर्च किया गया, 9 रुपये के अराउंड अमाउंट बनता था सिर्फ। तो अमाउंट कुछ बनता ही नहीं था। लेकिन ट्राइबल सोसाइटी का स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फ्रीडम वो एनक्रोच होता था, क्योंकि एक बार अगर आप एक्सेप्ट करते हो हाउस टैक्स के कंसेप्ट को, तो मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया है रूल को, ब्रिटिश रूल को। और अगर वो एक बार एक्सेप्ट हो गया तो आप उनके लॉ एंड ऑर्डर के एम्बिट में आएंगे। फिर वो आपकी सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी, आपका जो बाय चॉइस ट्रिब्यूट पेइंग सिस्टम था, सबको चेंज करके रख देंगे। आई बात समझ में? ये एक बहुत बड़ा चेंज उस टाइम पे ऑब्जर्व किया गया इनके द्वारा। ज़बरदस्ती ट्राइबल लोगों को पकड़ करके काम पे लगाया गया सड़क बनाने के। कहते ये क्या काम करा रहे हो भाई? ईटा, पत्थर, मिट्टी, ये हाथ सेब खाना जानते हैं, शकरकंदी खाते हैं, क्या पकड़ा रहे हो इनमें? तो हाथ छिलने लगे बेचारों के, नाराज़ होने लगे। वैक्सीनेशन है नहीं, बाहर के लोगों के साथ कभी एक्सपोज हुआ नहीं, नाक में मिट्टी आ रही है, छींकें, स्नीजिंग, रनिंग नोज, लंग कंजेशन प्रॉब्लम। ज़िंदगी एकदम अजीब सी हो गई। मतलब सुबह जाता था एक आदिवासी, बाल उड़े हवा में, गंदे, रात को आता था एकदम गंदा होके, कोई पानी के बहते चश्मे नहीं, कोई नदियाँ नहीं, कोई कोयल के गुनगुनाहटे नहीं, कोई कहीं पे लेटे जाता था, कुछ नहीं, ऐसे आया है थका, ऐसे अपने लोगों को देख रहा, वो कह रहे नहा लो, कल भी तो गंदा होना है, ऐसे ही चलने दो। ये किधर डाल दिया मेरे को? तो सब लीडर लोगों ने मीटिंग किया। कहते ये क्या हो रहा भाई तिरहुत सिंह? तो तिरहुत सिंह ने कहा रुको यार, वो भी करके देख ले जो करना था। तो तिरहुत सिंह ने द्वारों पे कब्जा करने के लिए मूवमेंट किया। वहाँ का राजा अंबर सिंह, उसने कहा अपनी सेना को रोकना यार, तिरहुत सिंह आ रहा है। उसने क्या रोकना था, अंग्रेजी सैनिकों ने पहले ही रोक लिया तिरहुत सिंह को। तिरहुत सिंह को लगा कि जब अंबर सिंह काम करने आएगा, अंग्रेज मेरा साथ देंगे, कर दो चढ़ाई, है ना। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये हो गया कि अंग्रेजी सैनिकों ने पकड़ के तिरहुत सिंह को ही कन्फाइन करके थोड़े दिन रख के ठंडा करके बोला अब जाओ वापस। ये क्या करने आ रहा था? कहता है मेरी डील हुई है, अब दुआर लूँगा। अरे चल दुआर लेगा तू, देखो रे सुल्तान कर दे चढ़ाई, देखो फिल्म है, इधर भी आ गए तुम, चलो गो टू द पवेलियन। दिस इज बिट्रेयल, आई थिंक दिस इज ब्रिटिश, बी फॉर ब्रिटिश, बी फॉर बिट्रेयल।
नथिंग न्यू, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तिरहुत सिंह ने जाके बताया, रोने कहता मैं नहीं जा रहा, रोक लिया मेरे को, पकड़ लिया। सारे लीडरों ने मीटिंग की और सबने असेंट दे दिया, तिरहुत आक्रमण होना मांगता। अटैक 500 लोग ले गए, वो जो लोग टैक्स कलेक्शन करने आए थे और वो जो पुलिस गैरिसन है उनको पकड़ करके गले की नस काट दी, वो दोनों मारे गए। कब हुआ? अप्रैल 1829। जब ये कर रहे थे ये लोग, इनके साथ अपराइजिंग, क्यों बोला अपराइजिंग, वाई अपराइजिंग? इट इज़ नॉट लाइक रिबेल रिवॉल्ट, इट इज़ अपराइजिंग। क्योंकि धीरे धीरे सारे क्लैंस में अवेयरनेस आया कि क्या कर लिया हमने, धीरे धीरे मोबिलाइज हुआ सपोर्ट, सारे एक साथ आए। और तिरहुत सिंह के इस काम के बदले में जब अंग्रेज़ों ने सेना भेजी क्रश करने के लिए, तो इनको पता लगा कि हमारे स्पीयर्स, भाले, बो एंड एरो से अंग्रेज़ों से लड़ नहीं सकते। उनका नंबर और हमारा नंबर किधर है? कभी भी नहीं। ऐसे में फिर गोरिल्ला वार शुरू कर दिया। कई मौसम बदल गए, 3 से 4 साल बदल गए। 1833 में फाइनली जा कर के तिरहुत सिंह के ही सेना के एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन की मुखबरी करने से, खबर देने की वजह से अंग्रेज़ों ने तिरहुत सिंह को गुफा से उठा लिया। गुफा में सोया था, गुफा से उठा करके ले गए और 1835 तक रिवॉल्ट ख़त्म, सप्रेस ख़त्म किया गया। अंग्रेज़ों ने जांच दल बैठाया, माने इंक्वायरी कमीशन। इंक्वायरी कमीशन ने कहा कि भाई जो बोला था इन्होंने वो हुआ है। लोकल ऑफिसर्स ने एक्सेस किया है, मतलब टैक्स वसूला है जो बनता नहीं था। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, टैक्स वसूलने के समय, टैक्स लिवाई करने के टाइम पे एट्रोसिटी की गई है। जब वो कैपेबल नहीं थे पे करने के, तो हरासमेंट करके लिया है। सेकंड, अनड्यूली उन्हें लेबरर और बेगारी सिस्टम में कन्वर्ट किया, अनपेड लेबरर, प्रेशर क्रिएट हुआ उनके ऊपर। तीसरा एस्पेक्ट, जो कमिटमेंट था वो उन्हें दिया ही नहीं, द्वार और बाकी ये लिए तो मिले ही नहीं। तो ये सारे कारण बाद में पता लगाए गए कि ऐसा हुआ था। लेकिन खासी अपराइजिंग अपने आप में माना हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल, रीज़न इकोनॉमिक नहीं था, रीज़न इंडिपेंडेंस का लव था। नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल को, उनकी ट्राइबल इकोनॉमी को अभी बिगाड़ा नहीं गया था। आप नोटिस करिए, उनको मेन एस्पेक्ट था कि भाई हम ऑब्लाइज करते थे हमारे ओवरलॉर्ड को, ट्रिब्यूट देते थे, 9 रुपया भी है तो टैक्स नहीं देंगे। बात उसूलों की है, बात कीमत की नहीं है। तो इसलिए कैरेक्टर चेंज हो जाता है कि ये ज़्यादातर ट्राइबल आइडेंटिटी, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, इन थॉट्स को डिवोटेड अपराइजिंग्स थी। सेकंड, इसी रीजन में होता है जैंतिया, द जैंतिया रिबेल, खासी और जैंतिया।